सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब मार्च की सीरीज आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, होशलबिया चर्च स्क्वायर कहां पे लोकेटेड है? कंट्री का नाम बताना है आपको। होशलबिया चर्च स्क्वायर, ठीक है। एंड द आंसर इज इराक। ठीक। एक्चुअली इराक में जो मोसूल सिटी है, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका। जब आइसिस था तो उनका कैपिटल हुआ करता था, तो इस सिटी ने काफी डिस्ट्रक्शन उस टाइम पे देखा है। तो मोसूल सिटी जो इराक में है वहां पे है होश अल्बिया चर्च स्क्वायर, ठीक है। अभी पोप जो थे, या फोटो देख सकते हैं, पोप यहाँ पे आए थे मोसूल में, इस प्लेस पे। और उस टाइम पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसमें काफी चर्चेस को भी मतलब वो काफी डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो एक शांति का संदेश देने के लिए यहाँ पे आए थे पोप, कि भाई दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करें, सब लोग को एग्जिस्ट करें साथ में पीसफुली, और आगे बढ़े चीजें और बेटरमेंट हो। तो इसलिए ये प्लेस सिंबॉलिकली काफी इंपॉर्टेंट है, इवेंट काफी इंपॉर्टेंट था। तो आपसे कंट्री का नाम पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। ब्लडी संडे सिविल राइट्स मार्च ऑफ यूएस टुक प्लेस इन विच ईयर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से। एंड द आंसर है, मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स के हिसाब से, द आंसर इज 1965। तो 1965 में हुआ था ब्लडी संडे सिविल राइट्स मार्च। एक्चुअली जो यूएसए का सेल्मा एरिया है, ये अल्बामा प्रोविंस में है। वहां पे एक सिटीजन्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको पुलिस फोर्सेस ने, गवर्नमेंट ने, और जो सिविल ट्रूपर्स हैं, काफी ब्रूटली अपोज किया था, मतलब उनको सप्रेस किया था। टीयर गैस का इस्तेमाल बहुत ब्रूटली किया था, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया। अब जो करंट प्रेसिडेंट है यूएसए के, जो बिडेन, उन्होंने एक डिसीजन लिया है, क्योंकि ये साल इस इवेंट की 56th एनिवर्सरी है। और उन्होंने डिसीजन ये लिया है, जो बिडेन ने, ऑन द ओकेजन ऑफ 56th एनिवर्सरी ऑफ दिस मार्च। क्या डिसीजन है? एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, जिससे जो इलेक्शंस हैं वो और फ्रीली, स्मूथली और एक्सेसिबल हो लोगों के लिए। क्योंकि जो पूरा इशू था कि जब जो बिडेन इलेक्ट हो गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने अपोज किया था, तो कई रिपब्लिकन रूल्ड स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कुछ एक तरह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा उतना स्मूथ नहीं है। कुछ देर आर सम इश्यूज, एक्सेसिबिलिटी थोड़ी कम हुई है। उस तरह के ग्लिचेस को हटाने के लिए, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को और स्मूथ बनाने के लिए डिसीजन लिया गया है, जिसमें ये जो बिडेन ने बोला है कि जितनी भी फेडरल वेबसाइट्स हैं उनको और ज्यादा बेटर बनाया जाए, ताकि लोगों के लिए वोटिंग प्रोसेस और सिंपल है, ठीक है। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह है उनको हटाया जाए। तो क्लियर है, हिस्टोरिकल बात भी, 1965 का मार्च, रीजन कहां हुआ था और अभी का इवेंट पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा सावने जजमेंट किस ईयर में आया था? एंड द आंसर इज 1992। रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जा सकता, यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में लिया था। अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो 50% क्रॉस करता है। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकती हैं, क्या पावर है स्टेट की या सेंटर की, इसके बारे में, इन सब के ऊपर जो जजमेंट, कुछ स्टेट में 50% जो क्रॉस हो चुका है, उसके बारे में जो भी कुछ प्रोसीडिंग और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो इस केस का रेफरेंस काफी दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटी, 1992 इंदिरा साहब ने जजमेंट। चलिए, नेम द स्पेस मिशन दैट प्लान्स टू सेंड इंडियन कॉस्मोनॉट्स इनटू स्पेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया का सेंडिंग मैन इनटू स्पेस वाला एक मिशन बढ़िया आने वाला है, ठीक है। अब नाम बताना है आपका, एंड द नेम इज गगनयान। वैसे ये जो ह्यूमंस को स्पेस पे भेजने वाली बात है, 3 कंट्री कर चुकी हैं, यूएसए, चाइना और रशिया। अब इंडिया चौथी कंट्री इस तरह की होगी। वैसे ये मिशन, इसमें 3 लोग जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग रशिया में चल रही है अभी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग रशिया में हो रही है इसलिए कॉस्मोनॉट्स बोल रहे हैं। अगर यूरोप या फिर यूएसए में होती तो एस्ट्रोनॉट बोलते। तो बस शब्दों का फर्क है, बाकी मतलब सेम है। 3 लोग की ट्रेनिंग हो चुकी है, इंक्लूडिंग 1 वुमेन। एक और बात ध्यान रखिएगा, इनिशियली जो प्लान था इंडिया कब भेजेगा इसको, दिसंबर 2021, इसी साल के एंड में। पर अभी 1-2 साल पोस्टपोन हो, तो देखते हैं अब इसका क्या लेटेस्ट टाइम आता है और क्या इसमें प्रोग्रेस रहती है। बट फिलहाल नाम याद रखना, गगनयान। आगे चलते हैं। नेम द फर्स्ट फुली कमर्शियल मिशन ऑफ एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब पहले ध्यान दीजिए, एनएसआईएल क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या इसरो का एक कमर्शियल विंग है। मतलब जितनी भी इसरो रिसर्च वगैरह करता है, उनको कमर्शियली और वायबल बनाने के लिए, इन द सेंस बढ़िया रिसर्च करी, अच्छा सैटेलाइट बना दिया, अच्छा स्पेस लॉन्चर बना दिए। अब उसके ग्राहक हमको दूसरे देशों में मिल पाए, कि भाई कमर्शियली हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, ये सारा काम एनएसआईएल करेगा। देखिए, मार्च 2019 में ये बना था, इनकॉर्पोरेट हुआ था, और यहां पे देख लीजिए, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एनएसआईएल। एज अ कमर्शियल आर्म, कमर्शियल वर्ड पे ध्यान देना, हर जगह मिलेगा आपको, कमर्शियल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या इसरो बोल सकते हैं आप। पर्पस टू टैप द बेनिफिट्स ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैरिड आउट बाय इसरो।
ताकि इंडिया की स्पेस पावर को कमर्शियली हार्नेस करा जाए। अगेन कमर्शियल वर्ड आ गया। और एक चीज और, उसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये और देख लीजिए, टू स्पीयरहेड कमर्शियलाइजेशन, अगेन वो वर्ड आ गया, ऑफ स्पेस प्रोडक्ट। कौन से स्पेस प्रोडक्ट्स? लॉन्च व्हीकल्स, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग ऑफ स्पेस प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिसर्च R&D में कमर्शियल एंगल इसमें जो है वो NSIL करेगा। सिंपल सी बात है। पहला फुली कमर्शियल मिशन बताना है आपको NSIL का, जो पिछले महीने फरवरी एंड में ही हुआ है। ठीक है, एंड द आंसर इज एमेजोनिया 1, जो कि ब्राजील का था। इसमें एमेजोनिया 1 के अलावा 18 सैटेलाइट्स और भेजे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमेजोनिया 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। फॉर 2021 एंड 22 इंडियन रेलवेज इज टारगेटिंग OR, ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ हाउ मच? फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब जानो आप पहले। मान लीजिए इंडियन रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो इस फाइनेंशियल ईयर में 93%। इसका मतलब पता है आपको कि रेलवेज को 100 रुपए कमाने के लिए 93 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। तो OR जितना कम होगा उतनी ही बेटर ऑपरेशन चल रहा है, मतलब। ठीक है, जितना कम मतलब उतने ही कम खर्चे में पैसा कमा रहा है रेलवे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कई पार्लियामेंट्री कमिटी बनी और इस बारे में पूरा एनालाइज करेंगे कि कैसे चल रहा है OR। तो इन पार्लियामेंट्री कमिटीज ने ऑब्जर्व ये किया कि 2015 और 16 में OR पता है कितना था? 90.5%। और उसके बाद एकदम से बढ़ने लगा। 2016 और 17 में आप देखिएगा ये बन गया 96.5, ये बढ़ता ही गया। और पता है 2020 और 21 में कितना आया? 131.4%। काफी, खैर ये उम्मीद भी थी कि भाई काफी कम कैपेसिटी पे ट्रेनें चल रही थी, कई ट्रेनें काफी टाइम बंद रही एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2021-22 में क्या टारगेट रेलवेज ने रखा है? 96.15%। ये टारगेट अब देखिए वो रीच हो पाता है नहीं। और कमेटी ने ये भी बोला है कि जो फेयर यहां पे है पैसेंजर्स का, उसे भी रैशनलाइज करिए। ऐसा नहीं कि भाई उसे कम रखने के लिए बार बार हम फ्रेट चार्जेस को बढ़ाएं। जो ये स्टील आयरन जो भी मालवाहक ट्रेन्स होती हैं, जरूरी नहीं कि आप उनका बार बार, भाई उनको भी ठीक से प्रॉफिटेबल रखना जरूरी है, उनके भी रेट्स रैशनल होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस दिए गए हैं, सजेशन दिए गए हैं। पर OR यहां पे बहुत जरूरी वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। होगी बात क्लियर? चलिए, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग? एंड द आंसर इज कैरी लैम। फोटो देख लीजिए इनका, शी इज कैरी लैम। काफी इशू चल रहा है हांगकांग में, काफी लोग और ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाइना कई बार बहुत ब्रूटली प्रोटेस्ट को सप्रेस कर रहा है। तो ये पूरा टसल चल रहा है, इसके बीच में आपको कैरी लैम जी का नाम बहुत सुनने को मिलेगा। शी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग। अगला सवाल देखिए, ये कंपनी होगा, ये ध्यान रखिएगा। विच कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड $1.4 बिलियन आर्बिट्रल अवार्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? ये हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, आंसर देख लीजिए, केन्स। ये जो केन्स कंपनी है, इसने भारत सरकार के ऊपर केस किया था और उसको ये मतलब जीत गए हैं वो लोग केस, $1.4 बिलियन। अब इंडिया को ये पे करना है। अब जो भी इंडिया का रिस्पॉन्स है हम देखेंगे। केस किसके बारे में था? 2012 में, 2012 में एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ पास करी थी इंडिया ने। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे आज मैं लॉ पास करूं उन एक्शन के लिए भी जो आज से पहले लिए गए हैं। तो अक्सर इसको अप्रूवल नहीं मिलता है कि भाई लोग कहते हैं लॉ बनाओ तो आज से आगे के लिए बनाओ, पीछे का कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए केन्स इसके हिसाब से इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग जो इस साल से पहले करी थी केन्स ने, तो उनके ऊपर ये टैक्स डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेज करी थी ₹10,247 करोड़ की। और इसी डिमांड के अगेंस्ट केन्स ने इंडिया पे केस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, जो वो जीत गए। ठीक है, वैसे केन्स अपना काफी शेयर वेदांता को बेच के, जो केन्स की इंडिया वाला फर्म था उसमें उनका परसेंट अब सिर्फ 10%, 2011 में उन्होंने बेच दिया था अपना काफी शेयर वेदांता को। तो उनका तब शेयर 10% पे नहीं, मतलब दे रिड्यूस देयर शेयर बाय टू 10%। ठीक है, बाकी उन्होंने वेदांता को बेच दिया था। क्लियर है बात? तो अब इस पे पूरा केस चल रहा है और कई कंट्री जैसे यूके और US और कनाडा, फ्रांस, इन सब ने एक्नॉलेज किया है इस जजमेंट को। तो अब केन्स को राइट मिलता है कि वहां पर कुछ रिसोर्सेज वो सीज कर सकता है, ताकि बेसिकली जो अवार्ड है अगर इंडिया नहीं पे करता है तो वहां के रिसोर्सेज सीज कर सकती कंपनी, अगर किसी देश ने इस जजमेंट को एक्नॉलेज कर लिया। तो ये पूरा बेसिकली कॉम्प्लेक्स टसल चल रहा है यहाँ पे। बट अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या रिप्लाई करती है या क्या इसमें काउंटर वो लेती है। बट कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, केन्स इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में क्वेश्चंस और होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।